नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कांग्रेस पार्टी को उसका नया कप्तान मिल गया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। खड़गे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,800 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दे दी। खड़गे की जीत के साथ ही कांग्रेस को 24 साल के बाद गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला है। सफलता हासिल करने के बाद मल्लिकार्जुन को लगातार अपने साथियों से बधाई मिल रही है। थरूर भी खड़गे को जीत पर बधाई दे चुके हैं। साथ ही भाजपाई भी मल्लिकार्जुन को बधाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि खड़गे अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन वो हैं सिर्फ नाम के, क्योंकि चलेगी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ही। खड़गे वही करेंगे जैसा कि उन्हें निर्देश मिलेगा। खैर, बीजेपी कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंदी है, ऐसे में उसका तमाम सवाल उठाना और निशाना साधना लाजमी है। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने खड़गे की राह आसान नहीं होगी। उनके पास ऐसे समय में कप्तानी आई है जब कांग्रेस पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। नेताओं में काफी आपसी मनमुटाव है। राहुल गांधी 50 दिन की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अब ऐसे में खड़गे का नेतृत्व किस प्रकार का होगा, वो कौन से ऐसे फैसले लेंगे जो हाथ को मजबूत करने के साथ 2024 के महारण में बीजेपी को टक्कर देंगे। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे नया कप्तान, राह नहीं आसान। तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत लिया है। हालांकि इस बीच अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि चुनाव में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग हुई। वैसे इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा कि अध्यक्ष का चुनाव पारदर्शी ढंग से हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई कांग्रेस में चुनाव को लेकर सवाल पूछता है, लेकिन भाजपा और अन्य दलों के चुनाव में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। खैर, राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें कितना वजन है, तो वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शुरू हुए असल इम्तहान पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। थरूर का नहीं चढ़ा सुरूर, खड़गे बने कांग्रेस के नए हुजूर। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ भी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। मतलब खड़गे अब कांग्रेस के नए बॉस हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उनके खाते में महज 1072 मत आए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले। खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी थरूर को 6,825 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी। खड़गे की प्रचंड जीत के साथ ही कांग्रेस को 24 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार, जबकि बीते 22 साल में पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं कि मुझे इससे लेना देना नहीं है, पर सही मायने में रिमोट के माध्यम से ही नेहरू परिवार कांग्रेस चलाना चाहता है। और ये खड़गे जी के बयान से स्पष्ट भी हुआ। उन्होंने कहा बलि का बकरा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। मेरा ऐसा सुझाव है कि कांग्रेस को अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नाम बदल के बलि का बकरा ही करना चाहिए। BKB, बलि का बकरा। तो अब कांग्रेस का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो BKB ही होगा। I've worked with Mistry ji. Mistry ji is absolutely straightforward, solid person. Whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the Election Commission, and the Election Commission will take a decision on whether there were irregularities or not. What I'd like to reiterate is the Congress party has an institutional framework to do this, and we are very, very capable of doing this. And we are the only party
that has such a framework. कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं। वो 9 बार विधायक रहने के साथ ही 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। इसके अलावा खड़गे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। आपको ये भी बता दें कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। इससे पहले 1971 में दलित नेता जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए कप्तान बन गए हैं और इसी के साथ उनका असल इम्तिहान भी शुरू हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है। वहीं महारन से पहले दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बताएगा कि खड़गे का नेतृत्व दमदार है या नहीं। इतना ही नहीं, खड़गे के सामने एक और बड़ी चुनौती भी होगी और ये चुनौती है पार्टी को एकजुट रखने की। बहरहाल कांग्रेस के नए कप्तान अब हाथ को कैसे और कितना जल्दी मजबूत करते हैं, आने वाले समय में ये देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता के जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं रायपुर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज जी, आपके पास मेरी आवाज़ आ रही? मेरी आवाज़ आ रही गुलरेज जी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए, नया अध्यक्ष, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते थे कि नहीं अंत में राहुल गांधी या गांधी परिवार से ही कोई न कोई अध्यक्ष बनेगा, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो गया है कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की प्रक्रिया का अगर पालन किया गया है कांग्रेस पार्टी में, तो आपके यहाँ भी होना चाहिए। जो सीधे नियुक्त करता है, आपके यहाँ भी सक्रिय सदस्य जो हैं या डेलीगेट्स हैं जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा चुना जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से भी और मेरे दल की ओर से भी कि आज निर्वाचित हुए। जी। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि केवल राहुल गांधी ही बनेंगे। हमने 2 चीजें कही थी कि या तो राहुल गांधी बनेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जो गांधी परिवार के इशारों पर नाचेगा। इशारा बाद में जोड़ा है, इशारा बाद में जोड़ा है, पहले परिवार ही कहा गया था आपके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। आप मेरी फाइल खोल कर देख सकते हैं, जितने मीडिया संस्थानों पर इंक्लूडिंग आपके बैठा हूं, मैं शुरू से यही कहता हूं। गुलरेज साहब, मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके माध्यम से समूचे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, पूरे देश भर की। देखिए, भाजपा बहुत बड़ा दल है, लेकिन क्या किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बात बोली? अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बात कही है तो फिर वो पार्टी लाइन बन जाती है। वो नहीं हुआ है ऐसा, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ना राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने कहा, तो वो पार्टी लाइन नहीं होती है। दूसरी बात, एक बात है ना, जैसे मैं थोड़ा सा, चूंकि कांग्रेसियों को पाकिस्तान बहुत पसंद आता है, वहां जाकर वो भाजपा की और मोदी जी की बुराई भी करते हैं, तो मैं उन्हीं के लैंग्वेज में समझाऊंगा कि पाकिस्तान में एक टर्म खूब चलती है कि ये व्यक्ति जो चुनाव में उतर रहा है, फला व्यक्ति एस्टेब्लिशमेंट का व्यक्ति है। तो एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे और इसीलिए उनको उस हिसाब से मत भी मिले। लेकिन मुझे 1-2 चीजें थोड़ी खटकी हैं इसमें, खड़गे साहब के निर्वाचन में। 416 जो मत थे, इतना छोटा चुनाव 9,500 के आसपास जिसमें मत हुए, उसमें 416 मत अमान्य घोषित हो गए। तो ये वो लोग हैं जो किसी राज्य के प्रभारी हैं, कहीं के सह प्रभारी हैं, कहीं के मिनिस्टर हैं। तो जो लोग खुद वोट सही नहीं डाल सकते छोटे चुनाव के अंदर, वो इस डेमोक्रेसी को चलाने की बात करते हैं और 60 साल तक चलाते रहे। तो ये किसी की भी रीढ़ की हड्डी में खुजली होने वाला विषय है। और दूसरी मुझे एक और समस्या ये है कि देखिए, अभी तक जो देखा गया, आपकी रिपोर्ट में कहा था कि 2 बार ये दूसरे दलित अध्यक्ष हैं, नहीं दूसरे नहीं, ये कांग्रेस के तीसरे दलित अध्यक्ष हैं। पहले बाबू जगजीवन राम जी थे, उनके बाद चाचा केसरी थे और ये तीसरे हैं। लेकिन पहले 2 को देखिए आप, बाबू जगजीवन राम साहब ने
तो कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया था, लात मार दी थी कांग्रेस पार्टी को, वो अध्यक्ष थे, उसके बाद में ये सब कुछ हुआ था। उनके कोई बहुत अच्छे ओपिनियंस नहीं रहे कांग्रेस के विषय में, ना उनको कोई बहुत अच्छा रखा गया। फिर उसके बाद आप देखिए चाचा केसरी की क्या स्थिति की थी, उनकी तो बाकायदा धोती फाड़कर उनको घंटों तक टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था। अब बेचारे खड़गे साहब, देखिए एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि दलितों को इस देश में गुलरेज साहब मैं empower रोकूंगा करना है, थोड़ा सा, और बहुत यहाँ बढ़िया पर क्या हो गुलरेज रहा है? साहब। तो एक दलित को अध्यक्ष गुलरेज बनाया, साहब। वो भी रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष। गुलरेज साहब, आपने खुद ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनता है वो उनके संविधान के मुताबिक सर्वे सर्वा होता है। अब केसरी जी अध्यक्ष बने, आप भी जानते हैं उनके अगेंस्ट में राजेश पायलट जी भी चुनाव लड़े, शरद पवार जी भी लड़े, केसरी जी बने, भले कहीं से बने हैं रिमोट कंट्रोल से, लेकिन बाद में सोनिया जी को वहां बिठाने के लिए कितना ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। तारिक अनवर जैसे उनके सहयोगी बाहर खड़े थे, वो उन्होंने बयान दिया है बिहार के तारिक अनवर जी ने कि देखिए संविधान के मुताबिक उनको इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कई अर्जुन सिंह से लेके कई पावरफुल लीडर जो कांग्रेस के थे उस समय सोनिया जी को बिठा दी। तो ऐसी स्थिति में खड़गे जी को आप रिमोट कंट्रोल का नहीं बोल सकते हैं। अगर खड़गे जी संविधान के मुताबिक चलेंगे तो वो पार्टी में अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए एक बात, दो चीजें होती हैं, जो पार्टियों के संविधान कोई भारत का संविधान नहीं होता, लेकिन हाँ उसके ऊपर जुडिशरी आ सकती है और अगर चीजें कोर्ट में जाएं, तो इसीलिए चाचा केसरी को भी हटाना थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि फिर जुडिशरी की भी बातें आ सकती थी, ये सब चीजें हो सकती थी, इसलिए मुश्किल पड़ता है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, बेइज्जत करके बड़े बेआबरू होकर उनके सोनिया राहुल के कूचे से वो निकले, तो ये स्थिति तो बनती है ना, ये हमने देखा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरफ मोदी जी बात करते हैं दलितों को इस देश में एम्पावर करना है, दूसरी तरफ एक दलित को अध्यक्ष बनाया जाता है रिमोट कंट्रोल पर नचाने के लिए, जिसको बलि का बकरा कहते हैं, वो स्थिति कर दी इन्होंने। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि एक दलित को एम्पावर करने की जगह उसके पूरे पावर छीनकर को डमी की तरह वहां प्रस्तुत किया। चलिए गुलरेज साहब, आपके हाथ से तो मुद्दा गया, एक ही परिवार की पार्टी, ये तो गया ही। दूसरा, हमने आपसे जो सवाल किया था उसका उत्तर नहीं आया। भाई साहब, पता त्रिपाठी जी, ये कैसा है कि मेरी दुकान है, अब मैं उस पे मैनेजर को बिठा दूं तो भी मालिक तो मैं ही रहूंगा ना, ये वो स्थिति। नहीं, रजिस्ट्री करा दी है, रजिस्ट्री हो गई दुकान की। कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, ये रेंटेड हाउसेस हैं साहब। रेंटेड नहीं, रजिस्ट्री हो गई आज रजिस्ट्री हो गई, काफी लंबे अंतर से हुई है। कोई और है। चलिए, लेकिन नरसिम्हा राव किराएदार हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके शव को भी नहीं आने दिया उस घर में। जी नहीं, नरसिम्हा राव जी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा तब केसरी जी बने थे। नरसिम्हा राव जी को उस समय, सुनिए, नेता प्रतिपक्ष बनना था उनको, अंदर नहीं आने दिया कांग्रेस मुख्यालय में। बिल्कुल ना, केसरी जी के अध्यक्ष बनते ही केसरी जी ने नरसिम्हा राव जी का काम लगा दिया था, आप भी जानते हैं, लेकिन जब तक वो अध्यक्ष थे कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारा सवाल ये है कि अगर वो पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो चुन रहे हैं अध्यक्ष, तो आपके यहाँ भी इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की पार्टी बन गई है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं? देखिए, हमारे यहाँ तो हर बार चुना जाता है, एक बार नहीं, चाहे वो फिर राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो वेंकैया नायडू। क्या डेलीगेट चुनते हैं? डेलीगेट चुनते हैं? बिल्कुल डेलीगेट चुनते हैं। डेलीगेट, इनके डेलीगेट हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, और जब भी किसी का नाम आगे आता है उसके ऊपर हाथ उठाकर वोटिंग होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नितिन गडकरी जी का जब दूसरी बार निर्वाचन होने का चल रहा था, उनके लिए रास्ता खुला था दूसरी बार का, तो पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति में एकमात्र व्यक्ति ने हाथ उठाया था जिसका नाम था स्वर्गीय डीके जैन जी। डीके जैन ने, एकमात्र व्यक्ति ने खड़े होकर बोल दिया था मैं इसको अपोज करता हूँ। यदि बहुमत में कोई अपोज करता है तो फिर वो नहीं बन सकता। देखिए, हाथ उठाना, देखिए आप भी जानते हैं सदन में। दूसरा उदाहरण देता हूँ जो पत्रकारों को बहुत याद रहता है, आप याद कीजिए कि गोवा का अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय कार्य समिति गोवा में हुई थी, और उस समय मोदी जी के फेवर में जिस प्रकार से नारे लगे थे राष्ट्रीय कार्य समिति के, उसके बाद पूरा पशुमंजर बदल गया था। ये होती है पावर डेमोक्रेसी की पार्टी के अंदर ना। ये आप, खैर ये तो अमित जी उत्तर देंगे, लेकिन हमारा वोट डालना, आप सदन के अंदर कितने विधेयक पास हो जाते हैं, हाँ की जीत हुई, ना की हार हो गई, अब उसमें ना हाँ, लेकिन हाँ जब डिवीजन मांगा जाता है तब वोटिंग होती है, बकायदे काउंटिंग होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप इनके यहाँ तो बकायदे पोलिंग बूथ बने,
और अब मैं इसमें एक बात को बात कर वोट रहा हूं, डाले मैं अपनी गए। तरफ से नहीं कर रहा, सुन लीजिए जी मनीष तिवारी इनके सीनियर नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जी उन्होंने कहा था कि जो मतदाता की सूची है उसको जारी करें। वो आज तक हुई क्या? वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जो नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का ये जो- कर दी गई थी। अमित जी बताएंगे, अमित जी बताएंगे। अमित जी तो उसमें बहुत सारे जो जारी करते हैं वो संशोधन करते हैं, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। चलिए, ये अमित जी को ज्यादा बेहतर मालूम होगा, उनको ज्यादा, आप तो दूसरी पार्टी के हैं, उनको अंदर की बात ज्यादा। अमित जी देखिए, सवाल यही है, मैंने उनसे कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं चुने, उन्होंने कहा हाथ उठा के चुने जाते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जैसे थरूर साहब हैं, अब क्या होगा, आपसी मनमुटाव खत्म होगा नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब 80 साल के हो गए हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, फाइनल चुनाव होना है, इन स्थितियों में 80 साल के बुजुर्ग खड़गे साहब कितना नैया पार करवा पाएंगे? ये तो ठीक है, आपने गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बना दिया, लेकिन एक तरफ युवा कह सकते हैं, घूम भाग सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे, कार्यकर्ताओं से मिल सकते थे, वो थे शशि थरूर। दूसरी तरफ खड़गे साहब। तो कहीं ना कहीं ये इशारा जाता है, थरूर साहब आए थे मध्य प्रदेश भी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि हम जहां जाते हैं वहां का हमारा प्रदेश अध्यक्ष मुझसे नहीं मिलता। तो ये तो क्लियर हो गया था कि खड़गे साहब की तरफ इशारा है 10 जनपद से, और वही बनेंगे, और वही हुआ। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए, मैं सारे का जवाब सिलेवार देना चाहूंगा, लेकिन भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने जो बहुत से प्रश्न उठाए हैं उसका भी मैं जवाब दे दूं। और मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई, आप बहुत देर से उनसे जिरा कर रहे थे, वो आंसर दे रहे थे और मैं बड़े शिद्दत से उसे सुन रहा था जी, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से, अगर आपकी परमिशन हो तो कहना चाहता बिल्कुल हूं। बिल्कुल साहब, मेरी परमिशन नहीं जी। है, परमिशन मेरी जी, नहीं, thank you। आपको मैंने अतिथि बना के बुलाया है, आप स्वतंत्र जी। हैं। जी थैंक यू। देखिए, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में आप दवा ढूंढ रहे हो। तो आप कोशिश भी मत करिए कि ये भाजपा के लोग जो बैठे हैं ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और आप देखिए जिस प्रदेश की भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता है वहां तो किस प्रकार से चुनी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को किस तरह से हटाया गया, ये भी आप पहली बात ही जानते हैं। और देखिए, ये तो बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे। तो देखिए, इस देश में भारत के संविधान में हर व्यक्ति को हमें अधिकार प्रदत्त है त्रिपाठी जी, लेकिन उस अधिकार को, उस लोकतांत्रिक अधिकार को सबसे ज्यादा, उस प्रजातांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा बार किसी ने ध्वस्त किया है तो बीजेपी के लोग और बीजेपी के केंद्र में बैठी हुई सरकारों ने किया है। अब आप देखिए कि कैसे प्रजातांत्रिक कैसे ध्वस्त किया इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों को? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जब तक शिवराज सिंह जी को बिना विधायक के वो जिस प्रकार से सरकार को उन्होंने पलटाया, उसके बाद गोवा ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, अनगिनत राजस्थान में कई बार प्रयास किए, महाराष्ट्र बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चुनी हुई सरकार को जब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमसे नहीं लड़ पाते, और ये जानते हैं कि जब ये सरकार, इन्होंने 26 गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी। आज अलग बात है कि जनता दल, शिवसेना, अकाली दल, इन्होंने इनका जिस प्रकार का तानाशाही रवैया था उसे देखते हुए उन्होंने साथ भी छोड़ दिया। 32% वोट इनको अगर मिलता है तो ये अमित मान साहब, के चलिए शुरुआत तो साहब। आपने कर दी थी चुनी हुई सरकार को खत्म करने की। जी, चुनी हुई सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करने की शुरुआत तो आपने कर दी थी। देखिए त्रिपाठी जी, आप ये भी जानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा बनाने में कांग्रेस का इस देश में सबसे ज्यादा योगदान भी रहा है, और जनता का आशीर्वाद भी सबसे ज्यादा, और देश रहा है और देश की जनता ने। अमित जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, जनता मांगे जवाब कार्यक्रम से। आवाज पहचानता हूँ त्रिपाठी जी जी। खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं, निश्चित तौर पे बधाई हो। लेकिन थरूर साहब जब आए थे, दूसरे प्रदेशों में गए थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझसे तो कोई अध्यक्ष मिलने तक नहीं आता। 2 ही प्रत्याशी थे। अब 2 प्रत्याशी में ये साफ दिख रहा था कि एक इशारा 10 जनपद से हो गया खड़गे साहब की तरफ। फिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कैसे हुआ? देखिए,
आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, जी जब शशि थरूर जी भोपाल आए थे जी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में, जी माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जी उन्होंने आधा पौन घंटा अलग चर्चा की कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी ने रिसीव किया, उनका स्वागत किया। तो ये कहना सर्वथा गलत है कि कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश की उदाहरण दे रहा हूँ, और ये आंतरिक लोकतंत्र है जी कि 5वीं 6ठी बार चुनाव हुआ है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जी वो बता दें उनके वहाँ कब चुनाव हुए। दादागिरी से होते, तानाशाह निर्णय होते हैं वहाँ। तो आरएसएस ने बोल दिया, मोदी अमित शाह ने बोल दिया, वो आदमी बन जाता है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसके अनुसार ही हमारी संस्था चलती है। आपको ध्यान होगा 98 के पहले मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का बकायदे वोटिंग के साथ होता था। आपको भी ध्यान हो 91 में जब कैलाश जोशी जी चुनाव लड़े थे कुशवाहा ठाकरे के निर्णय के विरोध में, लखीराम अग्रवाल बन गए थे, या विक्रम वर्मा के विरोध शिवराज सिंह जी बने थे। बहुत सारे उदाहरण हैं वर्मा साहब। मुझे राष्ट्रीय चुनाव बताइए ना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? जी करूँ गुलेर राष्ट्रीय साहब, अध्यक्ष का चुनाव कहाँ हुआ बीजेपी में? चलिए गुलेर साहब से पूछ लेंगे, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन अंत में यही Thank you. कि जब 9 राज्यों में चुनाव है, देश में 2024 में चुनाव है, खड़गे साहब यहाँ युवाओं की बात राहुल जी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 80 वर्ष के खड़गे साहब, मैं वयोवृद्ध नहीं कहूंगा लेकिन उम्र तो हो चुकी है उनकी, ऐसे में कैसे आप उनके लीडरशिप में चुनाव जीतेंगे? जब एक व्यक्ति जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकता है, जी वही व्यक्ति राज्यसभा में दमदारी से विपक्ष के नेता की भूमिका निभा सकता है। जी आपने देखा है उनके भाषण लोकसभा राज्यसभा में, जी जी बहुत दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरा है उन्होंने। जी जब ये भूमिका निभा सकते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका, इतना अनुभव है, एक अनुभवी व्यक्ति, निश्चित रूप से हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जिसका पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा हो, जी जिसने कांग्रेस के संविधान और रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को मजबूत किया हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमें एक ऐसा वजनदार अध्यक्ष मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नेता प्रतिपक्ष के नाते भाषण देना, बात रखना अलग बात है, लेकिन जमीन में आम कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला पाना थोड़ा अलग बात है। खैर, आपकी ये अपनी राय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत। अमित जी, आप अपनी बात कह रहे थे, बात कहिए। हमने आपसे कहा था इसके पहले, वर्मा जी से बात करने के पहले, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप गोवा की, मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत 1992 से आपके ही पार्टी के द्वारा की गई थी, जब 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार भंग कर दी गई थी, एक साथ चुनी हुई सरकार। तो शुरुआत तो आपने की थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस बात को आपको कह रहा था, उस पे जो गुलरेज भाई अभी कह रहे थे, मैं उस पे ही जवाब दे रहा था, और आपके प्रश्नों का भी मैं जवाब दे देता हूं। जिस प्रकार से देखिए, ये सौभाग्य जो हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को, डेलीगेट को मिला है, ये सौभाग्य शायद भाजपा के किसी नेता को ना मिल पाए। उन्होंने जिस प्रकार से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए हमने वोट किया, और जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुलरेज भाई और वहां के जितने नेता हैं भाजपा के, वो ये सौभाग्य नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्मा जी ने भी जिस प्रकार से कहा कि यहाँ पर चुनाव सिर्फ 2 लोगों के, जिस प्रकार से मैं आपके चैनल पे हमेशा कहता हूँ कि 4 लोग इस देश को चला रहे हैं, 2 शाह और शहंशाह, जो जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से पार्टी भी चल रही है। आप देखिए, एक्सटेंशन हो जाता है इनके यहाँ। तो इनको ये सौभाग्य तो मिलने वाला नहीं है जो हमारे कार्यकर्ताओं को मिला। रही बात, आपने कहा कि हमने ध्वस्त किया, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को हमने बनाया। सारे संस्थाओं को जो आज ये देश की अचल संपत्ति को बेच रहे हैं, उसे हमने बनाया। तो लगातार हमने तो देश को आज कहां से कहां ले गया। आप एक अभी हम आपके लोकप्रिय चैनल में बैठे हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लोकप्रिय हैं आप भी जानते हैं कि आज देश में जो लोग, जनता परेशान है, महंगाई पे ये बात नहीं करना चाहते, अगर बेरोजगारी पे, रोजगार पे ये बात नहीं करना चाहते, देश के ज्वलंत मुद्दों पे ये बात नहीं करना चाहते। और सबसे दुखद पहलू साहब, मैं तो गुलरेज भाई को बधाई दूंगा कि कम से कम वो चैनल में आके डिबेट तो करते हैं।
फेस तो करते हैं पत्रकारों के सवालों को। प्रधानमंत्री जी तो कम से कम 8 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए। तो ये आज लोकतंत्र को जो बनाने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ होता है उससे कभी घबराएगा नहीं अगर वो बेहतर काम कर रहा है। और देश की जनता सारी चीजों को आप देखिए, जो एक जन सैलाब, एक जन समूह जो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहा है त्रिपाठी जी, वो दर्शाता है कि देश की जनता कितनी परेशान है। महंगाई की मार जो जिस प्रकार से उनके जेबों में डाका डालने का काम जो किया जा रहा है, लगातार वही प्रधानमंत्री जी पहले कुछ जब सीएम थे तो कुछ और स्टेटमेंट देते थे, आज जब पीएम है तो उसी पे वो स्टेटमेंट अलग देते हैं। तो ये देश की जनता सारी चीजों को देख रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा बाकी जवाब भी मिलेगा। यही तो मीडिया आपके साथ चिंता कर रही है, आम जनता चिंता कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से लेके बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे आ गए हैं। आप यहाँ पे जिस तरह राहुल जी युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर कोई युवा अध्यक्ष देते आप तो हो सकता है हर स्टेट में जाकर के, हर शहर में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से बाकायदे जमीनी स्तर पर मुलाकात करके उन पे ऊर्जा भरते। अब ऐसे में 80 साल के खड़गे साहब कितना जमीन पे आएंगे? अभी वर्मा जी ने कहा, देखिए नेता प्रतिपक्ष होना, मुद्दे उठाना, ये सारे अनुभव पे होते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पे आप कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाएं ये भी सही होता है, लेकिन इस उम्र में कैसे? देखिए, हमारे यहाँ एक कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ। बड़े मेरे लिए गर्व का विषय है जिसके कार्यकर्ता आज भी देश के कोने कोने में है, गांव गांव में है त्रिपाठी जी। और जिस प्रकार से आप देखिए, हम तो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी के आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। और लगातार अगर आप देखिए अभी कार्यकारिणी बनेगी, उसमें सारे युवा लोग को भी लिया जाएगा। ये जो मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी जो जितना उनको एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस के साथ यंग लोगों की टीम जो बनेगी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो हमारे अच्छे दिन, कम से कम जो मोदी जी और भाजपा के लोग कहते थे कि जनता के अच्छे दिन आएंगे, वो तो नहीं आ पाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के अच्छे दिन, जो जनता का जन समूह हमारे साथ आ रहा है, कांग्रेस के अच्छे दिन जरूर फिर से आने वाले। चलिए, हमारे साथ मुक्ता जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश जी, बाकायदे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अमित जी को जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। एक मिनट में आ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, कुछ कह रहे हैं गुलेज जी। गुलेज जी, देखिए, बस मैं थोड़ा सा इनको इतना बताऊंगा कि श्रीवास्तव जी ने भी बहुत सारी बात की लोकतंत्र की, और कुछ आपने 1992 के 3 राज्यों को उदाहरण दिए थे। 4 राज्य, ये उदाहरण सब छोटे हैं। 3 दिन के अंदर 16 फरवरी 1980 राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की सरकार इंदिरा गांधी ने बर्खास्त की। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश में बनारसी दास की करी। 17 फरवरी 1980 में अगेन उड़ीसा में सरकार बर्खास्त की गई। 17 फरवरी 1980 गुजरात में सरकार बर्खास्त की। 17 फरवरी वापस से 1980 का वही दिन बिहार में राम सुंदर दास की सरकार बर्खास्त की। उसी दिन फिर 17 फरवरी 1980 में पंजाब की सरकार प्रकाश सिंह बादल की बर्खास्त की। ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जब स्थायित्व का मुद्दा हावी हो गया था। बर्खास्त की। ये एक दिन के अंदर का बताओ कितनी सरकारें। ये इमरजेंसी की बात 77 से 80 के बीच में इमरजेंसी जब जनता पार्टी ही टूट गई, जिसमें वो जनता पार्टी कई पार्टियों की मिलकर बनी थी। की बात कर रहा हूँ, 17 फरवरी 1980 इंदिरा गांधी जब थी तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे यहाँ सुंदरलाल पटवा सरकार में थे 80 में, उनकी बर्खास्त की गई, एमजीआर की सरकार गई। तो ये लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, शर्म आनी चाहिए इनको। गुलरेज साहब, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये तो 77 में जब कई दल मिल करके एक जनता पार्टी बनी थी, और आपको भी ध्यान होगा पहले मुरारजी, फिर चरण सिंह बने, तो जब पार्टी ही अलग अलग हो गई, माने जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गई और बाकी पार्टी लोकदल सब अलग अलग हो गए, सब मिलके जब एक दल बना करके एक सरकार बनाए थे, जब उनमें एकता ही नहीं रही तो भंग नहीं होगी क्या? नहीं, भंग इसलिए नहीं की गई थी। भंग जो था ना, प्रतिशोध की ज्वाला थी इंदिरा गांधी के अंदर, जब विधायकों का साथ था। अरे भाई, फ्लोर टेस्ट करवाओ ना, फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था कहीं पे भी जी, बिना फ्लोर टेस्ट के किया गया था ये सब खेल। क्या चरण सिंह को भंग किया था, फ्लोर टेस्ट हुआ था क्या? गुल्ले साहब, मेरी आवाज आ रही? लगता है आवाज कट गई जी। सत्यप्रकाश जी, कितना खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन साहब कांग्रेस के लिए कितना अर्जुन सिद्ध होंगे, कितना बढ़िया निशाना लगाएंगे? देखिए जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सत्यप्रकाश जी।
त्रिपाठी साहब, ऐसा है जी कि कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुए जी जिसमें शशि थरूर बने रहे इलेक्शन में, जी खड़गे साहब को चुनाव लड़ा, इससे 2 निशाने साधे हैं, आपको बताऊं। जी सबसे पहले तो उन्होंने दलित कार्ड खेला है। जी कांग्रेस प्रेसिडेंट की उम्र नहीं देखी जाती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जगह जगह जाकर वोट नहीं मांगते जी। हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट के हों। आपको याद हो, दिग्विजय सिंह 73 साल के, 75 से भी ऊपर हो गए, फरवरी में ही 75 के हो गए थे। जी 76 में वो कितनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, उनकी कुछ उम्र है। कुछ लोगों की बर्थ एज होती है और बायोलॉजिकल एज नहीं होती है। खड़गे के जैसे एक्टिव दिखते हैं, उस हिसाब से मुझे ये बड़ा इश्यू नहीं लगता। सबसे बड़ा काम कांग्रेस ने जो किया है, जिस पर बीजेपी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सक्सेसिवली अटैक करते रहते हैं, नेपोटिज्म, जी। यानी कि परिवारवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो कहीं ना कहीं उस चीज को जवाब देने का बड़ा काम कांग्रेस ने अपनी मजबूती या राज्यों में जो 2024 के पहले इलेक्शंस हुए उसमें मैसेज देने, या 2024 में लोकसभा के इलेक्शन के लिए। अब देखिए बात सुनिए, आपको बताएं सोनिया जी कितनी एक्टिव थी, इंटर प्रेसिडेंट थी, कई वर्षों से थी, कितनी एक्टिव थी, कितने इलेक्शंस में गई, कहां उन्होंने कैंपेन किया, बहुत रेयरली कहीं जाती थी। जी। तो हो सकता है ये उनसे तो एक्टिव ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन हाँ, गांधी फैमिली की एक बड़ी छवि है, एक बड़ा ऑरा है, और वो ऑरे के सामने आज के डेट में अगर पार्टी में उन लोगों को इन्वॉल्व बना रहता है तो कोई भी अध्यक्ष बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि राहुल गांधी ने कल कह दिया कि ये बात तो खड़गे जवाब देंगे, यानी कि उन्होंने ये डिसाइड ऑलरेडी कर दिया था कि ये बनेंगे। आपने मध्य प्रदेश में इस चीज पर डिबेट रखा था, मुझे याद है, किसी चैनल में आपके साथ बैठा था, तो ये यहाँ भी स्पष्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ जी हो, दोनों ही गांधी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उनके निर्देश पर यहाँ 503 में जितने भी वोट डले हैं, 490 के ऊपर डले हैं, वो सारे के सारे वोट कहीं ना कहीं, बहुत सारे वोट इनको खड़गे को गए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है त्रिपाठी साहब कि खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक वैसा ही रहेगा। ये बिल्कुल वेल नोन बात है कि बीजेपी में पार्टी को चलाने वाले सिर्फ 2 लीडर्स हैं जी, जिनको हम की लीडर्स पार्टी का मान सकते हैं, या तो पीएम मोदी हैं या अमित शाह हैं। क्या नड्डा जी का रोल आपको वैसा दिखता है? जी जी अगर वैसा दिखता होता तो कई मामलों पे नड्डा जी का बयान आता है। नड्डा जी किस चीज पर बयान देते हैं? आप एक आध ऐसा बताओ जो ऐसा इशू, बर्निंग इशू रहा हो जिस पर पार्टी प्रेसिडेंट ने बयान दिया और पार्टी पूरी एक लाइन पर खड़ी हुई। आज भी कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार एक परिवार के लोग हैं, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो या सोनिया जी, वो एक परिवार के हैं, तो वो गलत है। लेकिन ये दोनों ही तो अलग अलग परिवार के, तो वो चीज इन दोनों में नहीं दिखती भाजपा में। लेकिन आप देखिए निर्णय यही दो लेते हैं। तो आप आगे भी आप देखेंगे कांग्रेस में भी राहुल गांधी या सोनिया जी निर्णय लेगी। भले ही सोनिया जी प्रेसिडेंट थी पार्टी की, लेकिन निर्णय ज्यादातर किनके हिसाब से होते थे? राहुल जी के हिसाब से होते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि खड़गे साहब जो प्रेसिडेंट बने वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो मोदी का आक्रामक रूप है परिवारवाद पर, वो कहीं ना कहीं उसको अब कांग्रेस पर ये क्या निशाना साधेंगे? करप्शन, ये 70 साल की सरकार की बात करें, आप अपने 9 साल की बात करो। तो बात ये बनती है कि कांग्रेस को केवल और केवल बचाने के लिए या कांग्रेस पर आक्रमणों की बौछार को बचाने के लिए, जिससे कि आगामी चुनाव में ये अपना फायदा गेन कर सके पार्टी में चुनाव। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जी, हर स्टेट में आपने देखा पोलिंग बूथ बने, लोगों ने वोट किया। ये वास्तव में भाजपा में नहीं दिखता है। भले ही भाजपा के प्रवक्ता जी कुछ भी बोलते रहे, इधर उधर घुमा फिरा के, मैं इमरजेंसी की बात करता हूं या जो गवर्नमेंट गिरी उनकी बात करता हूं। देखिए आपके पास ताकत है, अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं, आप चाहते मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिराते, आप चाहते गोवा की गवर्नमेंट गिराते, आप चाहते जहां जहां आपने सरकारें गिरी पहले गवर्नमेंट गिराते, आप इलेक्शन कराते, आ जाते। लेकिन आपके पास वैसा कारण नहीं था, इमरजेंसी जैसा या 6 दिसंबर की घटना जैसा। ये कारण भी होते, कहीं ना कहीं वो कारण अगर पनप जाते तो आप भी सरकारें गिराते। तो ये देखो लीगल, जो आपको ये पता है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शंस हैं उन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता। कोर्ट में केसेस गए लेकिन फिर भी सरकार क्यों जीती? उसके पीछे कारण यही थे कि कहीं ना कहीं आधार था, वो आधार ही के कारण। वो आधार आपको मिला क्या? अगर आपको मिलता तो आप भी सरकारें गिराती, ये बात पक्की है। आज वो माहौल नहीं है डेमोक्रेसी में, चाहे कांग्रेस हो
चाहे देखिए, भाजपा हो, सांप्रदायिक दोनों ही तनाव की बात अपने- कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव की आप बात कर रहे हैं 92 में, तो ऐसे तो सांप्रदायिक बिल्कुल सर, तनाव बिल्कुल। बहुत जगह कई बार हुए, पश्चिम बंगाल में हुआ, आपको ध्यान हो अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं गिराई, चलने दी। जब टाइम पूरा हुआ साल भर बाद तब इलेक्शन हुए। अब आप सांप्रदायिक बाबरी मस्जिद को लेकर के आप 4 राज्यों की चुनी हुई सरकार एक साथ भंग कर दो। ये सर कैसे? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कहने का तात्पर्य कि आप किसी की एमएलए लेकर उस सरकार को गिराने से ये उनके दामन पर दाग लग रहा है। जी, उस जी। दाग को छुपाने से बेहतर था कि आप कोई चीज ऐसी ढूंढो और ऐसी कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी रीजनल पार्टी की हो, जी। वो दूध की धुली नहीं होती है। अगर केंद्र अपनी पर आ जाए, गृह मंत्री को बहुत सारे पावर्स हैं, किसी भी हालत में वो गिरा सकता है सरकार को। तो ऐसी मैं कहूंगा, इंदिरा जी का जो रोल था वो किसी से छुपा नहीं है, वो अच्छा नहीं था उस समय। वो भी कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस मोदी पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाती है, वह भी जमाना इंदिरा जी का ठीक वैसा ही था जो आज मोदी के रूप में लोग देखते हैं। इंदिरा जी किसी कम डिक्टेटरशिप से कम नहीं थी, वो जो चाहती थी वो करती थी। एक बड़ी कूटनीतिक, बड़ी राजनीतिक महिला थी, लेकिन यह है कि उनके डिसीजन, उनकी लीडरशिप और डिसिप्लिन पार्टी में जबरदस्त था, जिसके कारण पार्टी बनी रही। और वो ट्रांजिशन पीरियड था कि जिस ट्रांजिशन पीरियड में जब हम आजादी के बाद से एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ जा रहे थे, उस समय लोगों को, वोटर्स को कहीं ना कहीं उस पार्टी में वो चीज दिखती थी कि इस पार्टी का कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में बड़ा है। लेकिन आज जैसे राजे महाराजाओं के प्रति लोगों की आस्थाएं बदली, वो चीज नहीं रही। जिस वैसे ही कहीं ना कहीं आजादी आपने क्या दिलाई, उस आजादी का केवल आपका क्रेडिट नहीं, पूरी हिंदुस्तान का क्रेडिट है, वो कांग्रेस का क्रेडिट नहीं है। वो समय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो पूरा का पूरा देश को आजाद कराने वाला दल था, जिसमें हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन था। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बदली और जिसके कारण आज कांग्रेस को जो चीज देखना पड़ रही है, और भाजपा उसी अंदाज में आगे बढ़ते अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। ये बात पक्की मान लो कि राहुल गांधी आज भी उतने ही बड़े लीडर हैं। आप खड़गे साहब से कोई बयान नहीं लेगा, बयान लेगा तो राहुल गांधी से लेगा। जी। वो कुछ भी नहीं है पार्टी में, आज उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, केवल सांसद ही तो है। तो आप इतनी इंपॉर्टेंस आज पार्टी, मीडिया या इवन बीजेपी खड़गे साहब को टारगेट नहीं करेगी। आप देख लेना, राहुल गांधी को टारगेट अब भी करेगी, क्योंकि जब भी कोई राहुल गांधी की बात आई, उनको फायदा, खड़गे साहब को टारगेट करने से किसी भी इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ और सिर्फ गांधी, नेहरू, आजादी के बाद की जो भी घटनाक्रम है उनको उठाएंगे, तभी भाजपा को फायदा होगा और उसको हिंदुत्व, नेशनलिज्म इत्यादि के मुद्दे पर घेरेंगे। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, हम मुक्ता जी के पास चलते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे अपना ज्ञान वर्धन करना है। जैसा कि अभी हमें गुलरेज साहब ने कहा कि तीसरे दलित नेता हैं, सीताराम केसरी जी दलित थे या वैश्य थे? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा त्रिपाठी जी, आप गजब करते हो, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा आपने जी। मैं आपके ज्ञान के पहले तो प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है जी। बेसिकली कांग्रेस इनको कहती है कि ओबीसी बनिया है जी। इस पर लोकसभा में, पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई। गुरलेज जी को शायद पता हो ना, वो क्योंकि 2018 में मोदी जी ने ये कह दिया था कि वो सीताराम केसरीवाल शेड्यूल बिलोंग टू शेड्यूल का जी। तो कांग्रेस ने उसमें जवाब दिया था और उसकी प्रोसीडिंग अगर आप लोकसभा की मेरे पास है, कभी मैंने देखी थी, याद आ गई इसीलिए तो, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ही वाज ओबीसी बनिया, जैसे कि मोदी जी ओबीसी बनिया ही तो है, तो उसी प्रकार के थे। तो मेरा जहां तक ज्ञान है कि मैंने जो पढ़ा है वो इतना ही पढ़ा है कि वो ओबीसी बनिया थे। ये वाकई आपकी जो रिपोर्ट थी वो सही है कि वो पहले वो थे कि जगजीवन राम और ये दूसरे पार्टी के एससी लीडर जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जी जी जी। गुलरेज साहब बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए मैं वो जब उन्होंने तीसरा कहा तो मैंने थोड़ा सा अपने मन में चिंतन किया आपसे बात करते हुए, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया मुझे कि शायद वो वैश्य थे। और एक कहावत भी चली थी कि न खाता न बही, केसरी जो बोले वही सही, तो वो वैश्य के उसमें लेकर के कहा था। मैं गुलरेज साहब का चाहूँगा, लेकिन मुक्ता जी क्या लगता है, बहुत माफ़ करिएगा थोड़ी देर से आप आए, काफ़ी बहस होती रह गई आपके पास, हम जानना चाहेंगे कि खड़गे साहब के चुनाव के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, देखिए बीजेपी का एक मुद्दा तो छिन गया, परिवारवाद का मुद्दा। अब इस मुद्दे के छीनने के बाद
क्या गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं है तो उसका पार्टी में, खासकर मध्य प्रदेश की पार्टी में क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा? देखिए, जैसा आपने भी कहा और बाकी सब ने भी कहा कि जो मेन मुद्दा था बीजेपी का परिवारवाद का, जी। कि ये डायनेस्टी रूल है, एक फैमिली की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, उस सब का जवाब दे दिया गया इस इलेक्शन से। जी। और गांधी परिवार ने अपने आप को दूर कर लिया। जी। लेकिन जैसा कि दिग्विजय सिंह अभी 2 दिन या 3 दिन पहले ही उनकी एक बाइट थी, एक था, उन्होंने कहा कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो वही करेगा जो गांधी परिवार चाहेगा। ये हम सब कह रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब ये मान रहे हैं कि वही रिमोट कंट्रोल जो है, ये रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं, की जो है, जो मेन जो पावर है वो अभी भी गांधी परिवार में है। जी। और वो वही होगा जो वो चाहेंगे। तो इसका कितना, देखिए, मेन जो था कि एक परिवारवाद का मुद्दा, जो इशू बहुत जोर शोर से बीजेपी उठा रही थी, उसको पूरा हटा दिया गया। लेकिन नए अध्यक्ष बनने का फायदा इलेक्शन में कैसे होगा? कांग्रेस जरूर इस बात को इस तरह से बुनाएगी कि हम एक फैमिली की पार्टी नहीं है, केवल गांधी परिवार नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वरिष्ठ नेता थे, वो भी डिमांड करने लग रहे, कई बार कहने लग गए थे कि अब गांधी परिवार को अलग हो जाना चाहिए, तब कांग्रेस में जो है थोड़ा सी जान आएगी, ऊर्जा आएगी। तो उस बात का भी एक जवाब दिया है गांधी परिवार ने, कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ लीडर्स को जवाब दिया है। और इसका फायदा ऐसे इलेक्शंस में हो सकता है कि कांग्रेस अब इस तरह से बात को प्रेजेंट करेगी कि देखिए, हमने इलेक्शन कराया, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमने गांधी परिवार अलग हो गया। लेकिन ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार में ही रहेगा, वही खड़गे जी वही करेंगे जो गांधी परिवार चाहेगा। अब इसका कितना फायदा होता है आने वाले समय में, ये देखना होगा। लेकिन मुक्ता जी, यहाँ आपने कहा रिमोट कंट्रोल, आपको अब अंदर की बात नहीं, जब नरसिंह राव जी बने थे, सोनिया जी ने मना कर दिया था, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद ये बात आने लगी थी कि सोनिया जी चाह रही बनना, अंत तक नहीं आया। फिर सीताराम केसरी जी जब बन गए अध्यक्ष, तो किस तरह से उनको हटाया गया और सोनिया जी ने एक्सेप्ट किया अध्यक्ष पद। तो जब उनको हटाया गया जिस तरह से, जबरदस्ती बकायदे पीसीसी में घुस करके कई बड़े नेताओं ने उनको उठा के वहां से हटा दिया, तो अगर तब वो रिमोट कंट्रोल नहीं रहे होंगे इसलिए हटाया गया। ऐसे खड़गे साहब के साथ भी हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए इसमें घटनाक्रम आप याद कीजिए। बीच में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गए थे आईसीसी, नामांकन फॉर्म लिया, मतलब उनको कहीं ना कहीं इशारा था कि आप भरिए फॉर्म, आप अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरिए। बट अगले दिन जब खड़गे जी के पीछे गांधी परिवार खड़ा हो गया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी कहिए, तब उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा ना, फॉर्म नहीं भरा उन्होंने तो अपने मतलब आप को। इसीलिए कि उनको डर था ना कि कहीं हो सकता है दिग्विजय सिंह जी केसरी जी न बन जाए। हाँ, दिग्विजय सिंह जो खड़गे जी जो हैं वो जैसा लग रहा है कि वो वही करेंगे जो गांधी परिवार चाहेगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी से शायद ये उम्मीद ना हो सोनिया गांधी को। चल गुल्ले साहब, सज्जन सिंह वर्मा जी ने एक बात उठाई कि आप जरा बता दीजिए कि कब आपके चुनाव हुए और अध्यक्ष बने गए। एक बात, इसके पहले राजनाथ सिंह की बात छोड़ दीजिएगा, गडकरी जी की बात छोड़ दीजिएगा, उसके पहले की बात बताइएगा। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा 2-3 नाम बता दीजिए। दूसरा, शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो आपने कहा तीसरे दलित बने हैं अध्यक्ष, तो अभी हमारे सत्यप्रकाश जी बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं इन सब चीज़ों का। उन्होंने कहा कि लोकसभा की रूलिंग भी है उनके पास, जो कार्रवाई की कॉपी है उनके पास। शायद सीताराम केसरी जी ओबीसी बनिया थे, न कि दलित थे। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है वे दलित थे, लेकिन और उनको जो कहा जाता था ना कि न खाता न बही, जो चाचा केसरी कहे वही सही, वो इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो बनिया थे, इसलिए वही खाते की बात, क्योंकि वो ट्रेजरर रहे थे लंबे अर्से तक कांग्रेस पार्टी के, 1 दशक से अधिक का कालखंड उन्होंने गुजारा था। अब आप पूछ रहे हैं कि लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आया कि भाई वो ओबीसी थे, वो ओबीसी थे, न कि दलित थे। कांग्रेस पार्टी की जहां तक ये बात होती है ना, इसको आप स्वीकार बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे, क्या नाम था उनका, जो आईएएस थे, अजीत जोगी।
अजीत जोगी जी, उनकी कास्ट को लेकर अभी तक के एक बड़ा प्रश्नवाचक भाई चिन्ह लगा आपकी हुआ है। सरकार रमन सिंह जी ने क्यों नहीं तय कर दिया? 15 साल रहे हैं, सतनामी बताते थे उनको, वो सतनामी है, लेकिन प्रूफ नहीं किया। 15 साल सरकार रही, सिद्ध कर देते कि आदिवासी लेकिन नहीं उसके ऊपर सतनामी भी है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। फिर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो सोनिया गांधी की डिग्री के ऊपर भी है कि उनकी नहीं, डिग्री यहाँ क्या है, कहाँ से पढ़ी है, यहाँ कहाँ से नहीं पढ़ी है। चूंकि सदन में, लोकसभा में बात उठी थी, शायद इस मुद्दे को कि दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरह से हटाया, अब आप जो उस कह रहे समय हैं ये ना बात कि आई थी। लोकसभा में बात उठी थी। लोकसभा के हलफनामे में भी सोनिया गांधी ने लिख के दिया, बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी जी उसके लिए तो कोर्ट तक चले गए थे और कोर्ट ने उनको कहा था कि हम केसरी जी की बात कर रहे हैं, गुलरेज साहब, ना कि सोनिया जी की। स्वामी। तो यही बात है ना कि इन लोगों की, कांग्रेसियों की क्या कास्ट है, क्या एजुकेशन है, आप इस पे भरोसा नहीं कर नहीं सकते। तो फिर आप किस लेकिन भरोसे जहाँ तक से किस भरोसे से आपने कहा कि दलित है? नहीं, ये जो माना जाता है सर्कल पे, यही माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा दलित, और वही एक कारण था कि वो उनको हजम नहीं हो पा रहे थे। और अभी आपने मुझसे पूछा कि आप नाम दीजिए कि कौन ने चुनाव लड़ा है, तो भाई साहब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये सब ही निर्वाचित हुए हैं। देखिए हाथ उठा के देखिए, अगर हाथ ज्यादा लोग उठाएंगे कि हमको नहीं करना है, हमको मंजूर नहीं है, तो वो आगे अध्यक्ष नहीं रह सकता। चलिए, यही तो डेमोक्रेसी है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ गुलेर साहब। उसके बाद क्या हुआ? अरे मैं तो उस तरह की बात कर रहा हूँ जैसे अभी चुनाव हुआ है। आपके चुनाव हुए थे गांधी भवन में, कैलाश जोशी जी और लखीराम अग्रवाल के खिलाफ वोटिंग हुई थी बकायदे, उस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। आपके शिवराज सिंह जी जब बने थे अध्यक्ष, वोटिंग हुई थी बकायदे। मुझे मालूम है त्रिपाठी जी, क्या होता है कि हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल हो, वो कोशिश ये करता है कि आपस में यदि सर्वसम्मति से कोई अध्यक्ष बन जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वोटिंग होती है। आप देखिए कांग्रेस के इतने वर्षों से, जो 125 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसमें भी केवल 6 बार ही वोटिंग हुई है। कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए कांग्रेस जो थी ना पहले बुरी नहीं थी। ये कांग्रेस तो जब से इंदिरा गांधी के बाद से ये परिवार की कांग्रेस बनी, जब से कांग्रेस और का जो विभाजन हुआ और कांग्रेस आई बनी, इंदिरा कांग्रेस को ये अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने लगे। तो ये तो इंदिरा कांग्रेस है, इसमें वंशवाद है। अन्यथा कांग्रेस में भी कोशिश यही की जाती थी कि आपस में सर्वसम्मति से बात बन जाए, और नहीं होती थी तो चुनाव होता था। इतने वर्षों में केवल 6 बार ही हुआ, और हमारे यहाँ सौभाग्यवश आज तक जो सर्वसम्मति बनती रही है, तो सर्वसम्मति, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ भी चुनाव इतने सालों में नहीं हुआ, 1952 से अभी तक। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कभी स्थिति ऐसी बनती है कि सर्वसम्मति नहीं बनती किसी अध्यक्ष के नाम पर, तो डेफिनेटली फिर बैलेट से वोट होता है। आज तक के ये ईश्वर की असीम कृपा है कि हम में आपस में इतना सर्वसम्मति रही है कि एक बार अडवाणी जी बन गए, दूसरी बार वाजपेयी जी बन गए, फिर तीसरी बार फिर अडवाणी जी बन गए, चौथी बार फिर वाजपेयी जी बन गए। ये कब से चला आ रहा, आप जरा बता दीजिए। 80 से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। देखिए उस समय का आप थोड़ा सा पश्चिम मंजर को भी देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 बड़े नेता थे, और वो समय जो था वो काफी ज्यादा संघर्ष का समय था। तो कार्यकर्ता इनको बैक करते थे बार बार। उस जमाने में भी नारे लगते थे, अब की बारी अटल बिहारी जी। तो वो एक सर्वसम्मति से ही वहां पर भी बना करते थे जी। और अगर सम्मति नहीं होगी तो फिर इलेक्शन ही होगा, ये मान के चलिए आप बीजेपी में। अरे नारे की बात, अब की बारी अटल बिहारी कह दिया तो अध्यक्ष वोटिंग तो नहीं हुई ना। ऐसे तो आपने नारा तब गढ़ लिया था 90 में, अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये नारा गढ़ने से नहीं होता है। आप ये बताइए वोटिंग कब हुई है? चलिए अमित जी से जी, वोटिंग जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो ईश्वर ने करे ऐसी जरूरत पड़े। भाई सोनिया जी बनी तो वोटिंग के मार्फत बनी, सर्वसम्मति बनी रहे बीजेपी में। सोनिया जी बनी, सर्वसम्मति तो बनी गई होगी ना, जब मात्र 92 वोट जितेंद्र प्रसाद जी को मिले, सोनिया जी बनी तो सर्वसम्मति तो हो ही जाती है। अमित जी दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उस चीज को आप समझिए कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। बीजेपी का जो अध्यक्ष होता है, जो भी अध्यक्ष होता है, वो सशक्त एम्पावर्ड अध्यक्ष होता है। आप इनको और 2 लोग ही जो सरकार चेंज करवा देते हैं। आप देखिए, मैंने जैसा कहा अमित जी हाँ। और ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को त्रिपाठी जी नहीं मिलने वाला है
जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम लोग को मिला है वो किसी भी भाजपा के नेताओं को ये सौभाग्य नहीं मिलने वाला है। जी। इसीलिए शायद गुलरेज भाई कम से कम जवाब जो आप पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ इलेक्शन आगे भी नहीं होगा। जी। खाता ना बही और जो कहें दो लोग कहें वही सही, वही चल रहा है भाजपा में। जी। और लगातार आप देखेंगे तो रही बात सत्य प्रकाश भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लगातार वो बहुत पढ़ते हैं, मुझे भी पता है इस बारे में। और उन्होंने ठीक कहा कि सीताराम केसरी जी जो थे वो बिहार से ओबीसी कास्ट के थे और उन्हें बनिया उस कास्ट का कहा जाता था। जी। निश्चित तौर पे मैं गुलरेज भाई की ज्ञान के लिए बता दूं, मुझे आपने कहा कि वो बहुत पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे, लेकिन वो 6 बार सांसद रहे, 1 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा, 3 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कार्य किया, कांग्रेस के वो भी अध्यक्ष थे। और लगातार आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से मैंने, जैसे अभी मुक्ता जी ने कहा कि पहले ये कहते थे कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा, अब जब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बना तो वो इनके पेट में तभी तकलीफ पीड़ा होना चालू हो गई कि अब खड़गे जी जिस प्रकार से, मैंने आपसे कहा कि खड़गे जी का जो एक्सपीरियंस है, राजनीतिक लाभ है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और एक नई ऊर्जा के साथ हम सब मिलके कांग्रेस, मैंने जैसा आपको कहा कि ये जो जन सैलाब जो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहा है, वो निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि देश की जनता कितनी ज्यादा उसके पीड़ा है, उसको वेदना है और कितनी तकलीफ में वो है। आज जिस प्रकार से किसान परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन ये तो कहते थे 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने तो लागत दुगनी कर दी साहब। अर्थव्यवस्था की आज ही समर्थन मूल्य बढ़ा दिया साहब, एमएसपी आज ही बढ़ाया, अच्छा खासा गेहूं पे बढ़ाया। कितना बढ़ाया होगा साहब, कितना बढ़ाया होगा? देश में सबसे ज्यादा तो हम दे रहे हैं, हमने जो वादा किया था हम फुलफिल कर रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा किसान समृद्ध, सशक्त और खुशहाल अगर है तो छत्तीसगढ़ में है। और ये तो साहब जिस प्रकार से किसान भाइयों के प्रति इन्होंने कहा था आंदोलन जीवी परजीवी, आज वो टॉपिक नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आप मुझे टोक देंगे, मुझे पता है। आप धान के अलावा किस पे दे रहे हैं? धान के अलावा और किस पे दे रहे हैं समर्थन मूल्य से अधिक? देखिए, मैंने जैसा कहा, चाहे गन्ना पे हो, चाहे दूसरे जो हमने वादे किए थे, सारे चीजों पे हम निश्चित तौर पे वो दे रहे हैं और हम एक एक वादे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रॉमिसेस किए थे। आज मैंने जैसा कहा कि किसान भाई समृद्ध खुशहाल सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, और ये दर्शाता है कि हमारे समय में, इनके समय में जो 12 लाख किसान होते थे, 2018 तक आते आते 18 लाख हो गए थे और आज वो 26 लाख से ज्यादा हो गए। तो मतलब ये दर्शाता है कि आज लोगों को लग रहा है, किसान भाइयों को, कि हमारे प्रदेश की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। और आज जो यहाँ से पलायन कर जाते थे त्रिपाठी जी, आज वो छत्तीसगढ़ में खेती कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद पहलू है। नहीं, यहाँ खड़गे जी की बात चल रही है, उससे मैं आपको थोड़ा सा, जो बाहर खबरें आ रही हैं मुझे भी, कि जो कृषि का उत्पादन है उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं भूपेश जी किसानों के लिए कि धान पे अतिरिक्त समर्थन मूल्य दे रहे हैं जो 2600 पहुंच रहा था, लेकिन उसके कारण जो रकबा है खेती का वो धान का बढ़ता जा रहा है, और धान का रकबा बढ़ने से जो बैलेंस है बिगड़ रहा है। बाकी चीजें, गेहूं है, ज्वार है, ये किसान वहां के बोना बंद कर रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि आपको आयात करना पड़े इन जो अनाज हैं, जो उपज होगी, इनको कहीं धान के अलावा आयात ना करना पड़े। बहुत अच्छी बात है, निश्चित तौर पे किसानों के लिए हित कर रहे हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है, लेकिन बैलेंस ना बिगड़े, ऐसा इस तरफ भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत कम समय है। बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। निश्चित तौर पे शासन इस पे बात भी कर रही है और किसान भाइयों से लगातार हम संपर्क में हैं। बहुत सारे हमारे जो अधिकारी हैं वो निरंतर उनके संपर्क में भी हैं, और लगातार आपने ठीक कहा कि आज सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध किसान छत्तीसगढ़ में। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा बैलेंस न बिगड़े, खुशहाल। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, हाँ, आप कह सकते हैं, ये फैक्ट है, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा देश हमारा है, पूरा प्रदेश। चलते चलते सत्यप्रकाश जी, देश तो पूरा मेरा भी है, ठीक है जी सत्यप्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा कि मैं 24 में नहीं जा रहा हूँ, अभी जो मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं, राजस्थान के चुनाव होने हैं, और इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही कुल मिला के 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, इसमें कितना फर्क पड़ेगा? जी देखिए, मध्य प्रदेश या हिंदी लैंड्स के वो राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे को दोनों पॉलिटिकल पार्टी गिरफ्त कर रही है। भाजपा का मुख्य मुद्दा है, जबकि कांग्रेस इसको सॉफ्ट हिंदुत्व की राय से आगे बढ़ रही है। 2018 में जिन राज्यों में इलेक्शन हुए, जहां राजीव गांधी
कैंपेन किया और वहां पर आपने देखा हो कि वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में वो दर्शन करने गए, उसका उनको फायदा मिला। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रहते हुए ये आप मान के चलिए, जैसा कि डिसीजन अमित जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं और वहां की सरकार ले रही है, तो ये वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते, भले ही कांग्रेस को सेकुलर पार्टी माना जाता है, तो आप देखेंगे कि जो परिदृश्य बनेगा वो कहीं ना कहीं 2018 जैसा ही बनेगा कि मध्य प्रदेश में किसी की वोट शेयर ज्यादा है, किसी की सीट कम। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात करना जा रहा हूं, G23 आज की जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं G23, क्योंकि शशि थरूर भी उसी ग्रुप के पार्ट हैं, उसको गांधी फैमिली ने आईना दिखाया है इस इलेक्शन के माध्यम से, और यह भी स्पष्ट किया है कि गांधी फैमिली का दबदबा आज भी है। लेकिन मैं गुलरेज जी की एक बात से बिल्कुल असहमत हूं। गुलरेज जी शायद ना तो फिलॉसफी पढ़ते, ना एथिक्स को जानते हैं और ना पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब संप्रभुता आती है, हेजेमनी आती है, हेजेमनी वर्ड आपने सुना हो, ये क्या करती है कि हम सामंजस्य इलेक्शन कर लेंगे। सामंजस्य सामने होता है, सामने जब कोई संप्रभु आदमी होता है उसके सामने कभी सामंजस्य नहीं होता है। डेमोक्रेसी वो होती है कि डेमोक्रेसी में सब छुपके वोट करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो डेमोक्रेसी की बात आपको उसकी इबारत करना चाहिए, ना कि आप सामने की वो बात करने की। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ये चीज कहीं ना कहीं संप्रभुता को बढ़ावा देती है। और जब पूरी पार्टी परिवार हो, अरे काहे का परिवार? अच्छा, आपका अपने परिवार में कोई बड़ा आदमी होता है, अपने परिवार में कोई बड़ा आदमी होता है, उसके सामने मुंह खोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी रिश्तेदार से जरूर कह देते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं भाजपा इसकी समर्थक है। आप गलत बोल गए भाजपा के लिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी की समर्थक पार्टी है। मैं इस चीज पर ऐसा नहीं समर्थन करता हूँ, भले ही आज के हालात कुछ और हो। भाजपा का उद्देश्य कि आप देखिए मुस्लिमों के प्रति उसका बहुत अच्छा रुख है, वो तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, वो तो उसका प्रोपेगेंडा है जिससे इलेक्शन में मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है सत्यप्रकाश जी, निश्चित तौर पे। जबकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में भाजपा संप्रभुता वाली बात जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। कैडर बेस्ड डेमोक्रेटिक पार्टी है। और हाँ, ये बात सच है कि यदि सब मिलकर एक निर्णय पर आते हैं तो ये निर्णय जो खड़गे जी को जितने वोट मिले, शशि थरूर को जितने वोट मिले, ये तो ऐसे निर्णय हो जाता है। डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी में सिर्फ डिफरेंसेस आ गए और दो लोग चला रहे हैं पूरी पार्टी। चलिए माफ करिएगा, मेरा समय समाप्त हो गया। मुक्ता जी आपसे और टिप्पणी लेनी थी लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे बार बार इशारा आ रहा है कि समय ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी आपका, अमित जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और मुक्ता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान आ गई है, लेकिन उनके लिए हाथ को मजबूत करना आसान नहीं होगा क्योंकि कई राज्यों में पार्टी के दिग्गज नेता ही एकजुट नहीं है। उनके बीच मनमुटाव इस कदर है कि बीजेपी और अन्य दल उसका फायदा उठा ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से खड़गे का अनुभव है और उनकी बेदाग छवि है, तो ऐसे में कांग्रेसियों को उम्मीद है कि खड़गे पार्टी को आगे न सिर्फ आगे बढ़ाएंगे बल्कि सफलता भी दिलाएंगे। खैर, अब आगे क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।